बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ डायबिटीज़ की 8 एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज़ है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन की जिन्ना मेडिकल डेंटल कॉलेज में। आज के एपिसोड में हमारी मेहमान है डॉक्टर आक़बा सरफराज, जो कि डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। हमारे वॉइस ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम के बारे में मैडम आप क्या सोचती हैं? अस्सलाम वालेकुम रोज एंड बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आई थिंक जो वॉइस ऑफ डायबिटीज़ है इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे लगता है कि हम बहुत सारे जनरल पॉपुलेशन को ज़ियाबतीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो हम दे भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी जनरल पॉपुलेशन को डायबिटीज़ के अलामात और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सब पता होना चाहिए। आजकल तो बहुत चीज़ें इन हैं, लेकिन सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक ये होता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस भी वेरी ट्रू। दूसरे लोगों के थ्रू जा रही होती हैं जो उस फील्ड का हिस्सा नहीं होते। जी। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो हम वॉइस ऑफ डायबिटीज़ पे कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाब करें। मैडम आज का जो हमारा एपिसोड है इट इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड थायराइड डिसऑर्डर्स। सो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर थायराइड डिसऑर्डर्स कितने कॉमन हैं? अच्छा, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को थोड़ा-सा अगर हम अलग से एलाबरेट कर दें, वैसे तो अब मेरा ख़्याल है कि जनरल पॉपुलेशन के पास इसके बहुत सारे ज़ाहिर है वो इससे आगाही है। लेकिन टाइप 1 डायबिटिक वो पेशेंट्स होते हैं जो शुरू से इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। इंडिविजुअली मैं ज़रा बात करूँगी तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो यूजुअली यंग एज में प्रेज़ेंट करते हैं, दे आर इंसुलिन डेफिशिएंट, जिसमें बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहे होते, लबलबा आपका इंसुलिन बना नहीं रहा था। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ज़्यादातर ये बच्चों में कॉमन होता है, लेकिन एल्डरलीज़ में भी आपको मिल सकता है। टाइप 1 डायबिटिक में थायराइड के एसोसिएशन इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो जब टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनका थायराइड लाजमी चेक कराते हैं, जैसे कि क्लोज एसोसिएशन है, और सिर्फ टाइप 1 से नहीं, बिकॉज टाइप 1 डायबिटिक इज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। जी, जी। आपकी बॉडी में पेनक्रियास के अगेंस्ट सेल मौजूद होते हैं तो वो ऑटोइम्यून है। तो जब एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ के चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते हैं। तो जहाँ टाइप 1 डायबिटिक है वहाँ पे तो थायराइड की स्क्रीनिंग लाज़मी है और उन पेशेंट्स में हम कराते भी हैं। इसी प्रोग्राम के तवज्जो से बता दूँ कि जहाँ पे टाइप 1 डायबिटिक है वहाँ पे हम गंदम से एलर्जी की स्क्रीनिंग भी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में कराते हैं, जो कि आपके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होता है। अच्छा, जहाँ टाइप 2 डायबिटीज़ है जो हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और उसमें मेडिकेशंस कुछ अर्से काम करती हैं, उसमें क्लिनिकल गाइडलाइंस अगर मैं बताऊं कि भाई जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं एज ए फिजिशियन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, उसमें इट्स नॉट नेसेसरी। तो कोई गाइडलाइंस अभी तक इवेलुएटेड नहीं है या वो उन्होंने कोई कंसेंसस नहीं दिया कि भाई टाइप 2 में थायराइड की स्क्रीनिंग इज़ नेसेसरी। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में थायराइड डिसऑर्डर्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7% केसेस आपके टाइप 2 डायबिटिक थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो हम स्क्रीनिंग वंस पर ईयर टाइप 2 डायबिटिक में हम इवन इनिशियल फर्स्ट विजिट पे तो लाजमी करते हैं, बिकॉज इट में एसोसिएटेड विद अगेन टाइप 2 डायबिटीज़ भी फैमिली से समटाइम्स चली होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो उसमें भी फिर आपको थायराइड डिसऑर्डर्स मिलते हैं एटलीस्ट 7% केसेस में। सो बाकायदगी से थायराइड की जांच जो है वो डायबिटिक पॉपुलेशन में करनी चाहिए। टाइप 1 में इट्स इंडिकेटेड और टाइप 1 में ये जो है वो कंसेंसस हैं और गाइडलाइंस है। टाइप 2 में अभी तक इसे बहुत सारी जगह पे अप्रूव नहीं किया गया, बट करनी चाहिए। देखो मैडम, थायराइड डिजीजेस के साथ जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा देखिए, थायराइड डिसऑर्डर्स भी दो तरह के होते हैं। जो थायराइड की बीमारी है वो भी दो तरह की है। एक हाइपरथायराइड है जिसमें थायराइड हार्मोन की सिक्रीशंस बढ़ती है और फिर वो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। एक में हाइपोथायराइड है। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की एक्सेस होती है। तो जब हाइपोथायराइड प्रेजेंट करता है तो वो वेट लॉस, टैकीकार्डिया और वज़न तेज़ी से गिरा होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, पसीना बहुत आ रहा होता है। बेसिकली उसमें आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा होता है वहाँ पे आपके मसल्स की कहना चाहिए तोड़-फोड़ शुरू हो जाती है। तो लाइपोलाइसिस होता है, जो हमारे मसल्स हैं वो तोड़-फोड़ का शिकार होते हैं, बिकॉज़ मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और लाइपोलाइसिस हो रही होती है तो उसमें आपका डायबिटिक कंट्रोल
वर्स होने का चांस होता है। ठीक है। ठीक है, इससे कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइपोलाइसिस आपके शुगर को या आपके डायबिटीज़ के लेवल को बढ़ाती हैं। तो गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ हाइपरथायरॉयड पेशेंट में भी नेसेसरी है। ऑन द अदर एंड अगर आप हाइपोथायरॉयड लें, जहाँ पे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, वहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो वहाँ पे भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर डाउन होने के चांसेस और लेज़ीनेस के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक यू हैव टू कीप एन आई ऑन Both things. ग्लाइसेमिक कंट्रोल एज वेल। ठीक। तो थायराइड आपके शुगर के कंट्रोल को या ज़्यादतीस कंट्रोल को अप एंड डाउन कर सकता है अगर वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल। सो अनट्रीटेड थायराइड हमारे ग्लाइसेमिक कंट्रोल, नो मैटर आपने कितनी भी अच्छी डायबिटीज़ की मेडिकेशन ली हुई हो, बट इज़ गोइंग टू अफेक्ट। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, हमारी 52% आबादी फीमेल्स है, डेफिनेटली प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी में थायराइड डिसऑर्डर्स की अहमियत क्या है और इसको मैनेज करना कितना इम्पोर्टेंट है? ज़रूर, प्रेगनेंसी में थायराइड डिसऑर्डर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर मैं बात करूँ तो इनफर्टिलिटी में बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे इनफर्टिलिटी के साथ हैं, वो हाइपोथायरॉयड के साथ पैसे, अच्छा वो प्योर हाइपोथायरॉयड नहीं होता। अगर मैं बात करूँ तो हाइपोथायरॉयड के भी मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। एक है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयड, एक है ओवर्ट हाइपोथायरॉयड। ओवर्ट हाइपोथायरॉयड में तो वो पूरा फुली हाइपोथायरॉयड होता है जिसमें TSH भी बढ़ा हुआ होता है, वहाँ पे यू नीड अ मेडिकेशन। जी। जो सब क्लिनिकल है, जिसे आप आम लोगों की ज़बान में कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन हाइपोथायरॉयड है, उसमें हम जनरल पॉपुलेशन को अलामात के लिहाज से इवेल्युएट करते हैं कि क्या उनको थायरोक्सिन की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन फॉर प्रेगनेंसी, जहाँ पे डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी है और आपकी पेशेंट जो है वो अनएबल टू कंसीव है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे थायराइड को TSH लेवल को लेस देन 2.5 रखा जाता है। सही। इवन अगर वो एक नॉर्मल थायराइड से, फॉर एग्जांपल अगर आपका TSH नॉर्मल रेंज में है लेकिन स्टिल अपर नॉर्मल लिमिट है, तो वहाँ पे भी हम समटाइम्स पेशेंट को थायरोक्सिन दे रहे होते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करे। टू हेल्प देम कंसीव। बिल्कुल। तो हाइपोथायरॉयड में तो और प्रेगनेंसी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मेन होती है वो ये होती है कि अगर हाइपोथायरॉयड पेशेंट है तो उनमें प्रेगनेंसी लॉस का चांस ज़्यादा हो जाते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को जहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है, वहाँ व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी होती है, तो वहाँ पे 30% थायराइड की डोज, हार्मोन की डोज आप बढ़ा देते हैं ताकि वो आगे से बेबी को सेव कर सके। नॉर्मल पेशेंट में मिसकैरेजेस के चांस होते हैं, लेकिन जो पेशेंट थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ हैं उनमें प्रेगनेंसी लॉस का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट पेशेंट। So it helps in the conception of pregnancy and the continuation of pregnancy. Exactly. तो जहाँ पे आप कंसेप्शन के साथ देंगे वहाँ आपको कंटिन्यूएशन में तो और जो बच्चा है जो पैदा होने वाला है उस पे आपके थायराइड हार्मोन की कितनी अहमियत है कि ये सही होना चाहिए? अच्छा देखिए, अगर बेबी का थायराइड हार्मोन जो है ना वो 20 वीक के बाद बनना थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, जो उसका थायराइड ग्लैंड है, तो बेबी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थायराइड हार्मोन आफ्टर 20 वीक्स। जो शुरू की प्रेगनेंसी के 20 वीक्स हैं उस पे तो 20 वीक्स में वो अपनी मदर के थायराइड पे डिपेंड है। तो मदर में अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो बेबी की मेंटल ग्रोथ और बेबी की ग्रोथ अफेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम एक प्रॉपर नॉलेज, तो मेरी बात का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जितना आपका थायराइड हार्मोन वेल कंट्रोल रहेगा उतना आपकी बेबी की ग्रोथ बेहतरीन होगी, मेंटल ग्रोथ भी बेहतरीन। ट्रू। नहीं, लोग अक्सर किसी बीमारी का लेबल लगाना ना वो अपने आप पर ऐसे समझ लेते हैं, खुदा ना करे हमने उनको कैंसर का डायग्नोसिस दे दिया है। तो हर चीज़ मेरे ख्याल में जो कि मेटाबॉलिक है वो कंट्रोल्ड है, लेकिन यू हैव टू बी इन टच विद योर डॉक्टर एंड वो जो बिल्कुल बिकॉज ये तो हम थायराइड और डायबिटीज़ और एक बात करें, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ स्टिग्मा ये है कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि मतलब बहू को थायराइड है, तो सबसे पहले बात ये होती है कि प्रेगनेंसी तो होनी नहीं है। तो ये एक मिथ है जो लोगों के जहन में है कि अगर थायराइड है तो प्रेगनेंसी नहीं होनी। सही। और समटाइम्स ये चीज़ें इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती हैं कि एज ए डॉक्टर हमें काउंसलिंग करना बहुत नेसेसरी होता है। तो बिल्कुल, अगर किसी को थायराइड का मतलब थायराइड का मर्ज़ है या किसी को इवन डायबिटीज़ का मर्ज़ भी है, तो अच्छे कंट्रोल के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है, आपकी फर्टिलिटी अच्छी होती है। सही। और अच्छा, ये जो ज़्यादा फाल थायराइड है लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें आपके जो जिस्म का दर्जा हरारत है या दिल की धड़कन है ये तेज़ हुआ करती है, इसका रीज़न क्या होगा? मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। थायराइड ऐसा हार्मोन जो आपकी बॉडी के हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो जब थायराइड की एक्टिविटी बढ़ती है, थायराइड हार्मोन लेवल बढ़ता है, तो मैंने कहा ना जैसे वो लाइपोलाइसिस करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, तो आपको हीट महसूस होती है।
गर्मी महसूस होती है, दिल की धड़कन पे वो अफेक्ट करता है, तो दिल की धड़कन तेज़ी से जो है वो आपको फील होती है। कभी कभी मरीज़ कहता है चलने फिरने में सांस भी फूला और वज़न का तेज़ी से गिरना। ठीक है, जहाँ पे मैंने अगेन कहा कि आपके पट्टे टूटते हैं, तो वहाँ पे वो टूटते हैं, तो उसके बाद ये सारे अलामत होती हैं। ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म से सो इसी चीज़ से रिलेटेड जैसे जो कम फाल थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसकी क्या-क्या अलामात हो सकती हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, तो वज़न का तेज़ी से बढ़ना, और कुछ मरीज़ ये कहते हैं कि वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है और कोशिशों के बावजूद गिर भी नहीं रहा। ठीक है, बिकॉज़ मेटाबॉलिज़्म स्लो है, तो बेचारे मेहनत भी कर रहे होते हैं और वो गिर भी नहीं पा रहे होते हैं वज़न गिरा, और जो कि वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है कि मैं इतनी डाइट कर रही हूँ, इतनी वॉक कर रही हूँ और वज़न नहीं गिरा। तो एक तो ये रीज़न होता है। एक तो पेशेंट ओबेसिटी के साथ या मोटापे के साथ प्रेज़ेंट करते हैं। फिर उनका स्लोनेस होती है, वो कहते हैं मैं जल्दी थक जाता हूँ, काम नहीं होता, नींद का ज़्यादा आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का रहना। तो ज़्यादातर पेशेंट अच्छा, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो जैसे मैंने कहा मैरिड फीमेल्स हैं, तो वो इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं। डिफिकल्ट जो है वो हेयर लॉस के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं। तो डिफरेंट कुछ स्किन डिसऑर्डर्स, एलर्जीज के साथ प्रेजेंट कर लेते हैं। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं जो पेशेंट को होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ओबेसिटी और कॉन्स्टिपेशन इस किस्म की चीज़। अच्छा, ये थायराइड डिसीज़ेज़ में हमारी जो वर्जिश है और जो खुराक है, कोई ख़ास किस्म की एडवाइस आप देना चाहेंगी आम आवाम को? देखिए, अगर थायराइड आपका बहुत अच्छा कंट्रोल्ड है, तो आप हर किस्म की वर्जिश कर सकते हैं। थायराइड के लिहाज से कोई ऐसी स्पेसिफिक वर्जिश नहीं है जो पेशेंट करे और जो ना करे। सही। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया बड़े मिथ्स फैलाता है। तो किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं हरी सब्जियाँ ना खाएं, जी, जी। तो आप बंद गोभी ना खाएं, बहुत डिफरेंट। ख़ास सब्जियाँ लेके आते हैं, ये जी, खानी है। हाँ। एग्जैक्टली। तो फिर एट द एंड मैं पूछती हूँ कि खाना क्या है। हुँ। अच्छा, थायराइड के पेशेंट्स जो हैं वो सब चीज़ें खा सकते हैं, किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो हाई आयोडीन, जैसे हाइपोथायराइड है, तो उसमें ज़रा सा आयोडीन इंटेक आपको अच्छा रखना होता है। तो एक बात ये कही जाती थी कि भाई आप फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि कितना फ़िश का इस्तेमाल रखें, रोज़ाना फ़िश लाना, रोज़ाना पकाना, उसे साफ़ करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। तो जितना आप रूटीन में अपनी फ़िश लेते हैं उतना लें। मेडिकेशन आपको लाज़मी लेनी है। जैसा आपने ऐसा नहीं है कि आप किसी डाइटरी इंटेक से थायराइड को कंट्रोल कर रहे हैं, सही। ऐसा नहीं है। इफ यू नीड अ मेडिकेशन, यू नीड अ। ये ख़ास चीज़ें खा लेंगे तो फिर हमें डायबिटीज़ की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ना थायराइड में ऐसा है, ना डायबिटीज़ में ऐसा। सही। ठीक है, तो थायराइड डिसऑर्डर अगर आपको है तो आपको मेडिकेशन चाहिए। ऐसी कोई जो है वो डाइट नहीं है जो आप करें तो थायराइड डिसऑर्डर सही हो जाए। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट्स में भी आपको डाइट तो करनी है, लेकिन आपको मेडिकेशंस भी नहीं। जैसे आपने हाइपरथायराइड में कहा कि लाइपोलिसिस और मसल की तोड़-फोड़, तो उसमें भी ख़ास कोई चीज़ जो कि आप कहें कि आवाम इस्तेमाल करे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल नॉट रियली, और समथिंग? नॉट रियली। आप थायराइड अच्छा कंट्रोल करें, उसके बाद आप आराम से सब खा सकते हैं। डाइट का कोई ताल्लुक थायराइड से नहीं। ओके, सो दैट वाज़ अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ऑन थायराइड एंड द डिसऑर्डर्स। आप आवाम को इस प्लेटफॉर्म से थायराइड के बारे में या और दीगर एंडोक्राइन के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ड्यूरिंग डिस्कशन हमारी ये बात हो चुकी है कि मैंने ये कहा कि बहुत सारे लोगों के जहन में मिथ होता है डायबिटीज़ को लेके भी और थायराइड डिसऑर्डर्स को लेके भी। तो पहला मिथ तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इवन टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है, स्पेशली इन फीमेल्स, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ इशू। थायराइड डिसऑर्डर्स में भी अगर आपके थायराइड बहुत अच्छे वेल कंट्रोल्ड हैं, तो वहाँ पे कंसीव करना इज़ नॉट एन इशू। तो गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, आपका ज़ियाबतीस का मर्ज़ का कंट्रोल होना और थायराइड के मर्ज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को आगे चलाने के लिए। आप ये कहें कि मेरी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो आराम से चलती रहे, तो इन दोनों हार्मोन्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ ये जो इम्पॉर्टेंट होती है, लोगों के जहन में होता है कि थायराइड की दवाई तो सारी उम्र चलेगी तो क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लोगों को, जहाँ पे हाइपोथायराइड है, वहाँ पे थायराइड हार्मोन की कमी है, वहाँ पे आपको थायरॉक्सिन सारी उम्र लेनी है। ठीक। थायराइड, थायराइडिज्म इज़ नॉट अ डिजीज़। हम कहते हैं डिजीज़ नहीं है, ये आपकी बॉडी में हार्मोन की डेफिशिएंसी है। तो जहाँ पे बॉडी में हार्मोन की डेफिशिएंसी है, वहाँ आपको बाहर से उसको रिप्लेस करना है। वो बॉडी तो बनाएगी नहीं, तो जब तक आप रिप्लेसमेंट आएंगे आप यू फील गुड। तो दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, दिस इज़ अ डेफिशिएंसी जिसको आपको बाहर से रिप्लेस करना है। हाइपरथायरॉयडिज्म में टू सम एक्सटेंट ये होता है कि लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है 2 इयर्स, और उसके बाद कुछ मरीज़ हैं जो बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी एटलीस्ट 30 to 40% का रिलैप्स का चांस होता है। सही। तो किसी भी मिथ को जहन में जगह नहीं दें।
हाइपोथायरॉयडिज्म को हम डिजीज़ नहीं कहते, हम कहते हैं दिस इज़ अ डेफिशिएंसी, जिसके लिए आपको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका, आपके इस एनलाइटेंड डिस्कशन से आई होप के मास्टर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल हमारे पास इतना चैट जीपीटी और इन सब का दौर है ना, लोग बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक्ट ऑन करना शुरू कर देते हैं। सो मेरे ख्याल में इस किस्म के एपिसोड से हम ज़्यादा अवेयरनेस ऑफ मासेस कर सकेंगे। बिल्कुल दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333032262 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।